स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहानी कुर्सी की में आज बात देश की तमाम बड़ी खबरों की करेंगे। बात जम्मू कश्मीर की भी होगी, जहां इजराइल और लेबनान के बीच के युद्ध का मुद्दा जोर शोर से बोल रहा है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद कोई उसे शहीद करार दे रहा है तो कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर भारत में क्यों विरोध किया जा रहा है और भारत में क्यों सहानुभूति जताई जा रही है। और पीडीपी ने तो खुलकर अपना समर्थन भी जाहिर कर दिया है। महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह की मौत उनकी शहादत है, यानी कि वो शहीद हुए हैं और इसका विरोध वो करेंगे। और इसके विरोध स्वरूप आज जो उनके चुनाव प्रचार के कार्यक्रम होने वाले थे उन्हें रद्द कर दिया गया है महबूबा मुफ्ती की तरफ से। इसके साथ ही साथ बडगाम में, श्रीनगर में लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसके विरोध में, इस घटना के विरोध में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। बाहर लोग निकलकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अपने वोट बैंक पर नजर तमाम राजनीतिक दलों की भी है। ऐसे वक्त में ये मुद्दा उठ रहा है या ऐसे वक्त में ये सब कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है जब आखिरी फेज का मतदान जम्मू कश्मीर में होना है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे वक्त में आज प्रोटेस्टर सड़कों पर उतरे हैं। हसन नसरुल्लाह की इस मौत का विरोध किया जा रहा है और इस विरोध में शामिल राजनीतिक दल भी हैं। पीडीपी ने अपनी लाइन को क्लियर कर दिया है। इसके साथ ही साथ एक और सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी लाइन को क्लियर कर दिया है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि ये सब कुछ घड़ियाली आंसू हैं महबूबा मुफ्ती की। वो अब जरूर आंसू बहा रही हैं, लेकिन तब क्यों नहीं बोलती जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया जाता है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को उनके घरों से बाहर निकाला जाता है, जब हिंदुओं के घर जला दिए जाते हैं। आज क्यों एक आतंकवादी के सपोर्ट में महबूबा मुफ्ती आकर खड़ी हो गई हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल जम्मू कश्मीर के चुनाव में हसन नसरुल्लाह की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। इजराइल की चर्चा हो रही है, लेबनान की चर्चा हो रही है। भारत के लिए भी ये कहा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर तो हसन नसरुल्लाह को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है और भारत और बाकी अन्य देशों को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और शांति को बहाल करना चाहिए। हम फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। तो कुल मिलाकर एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश भी जम्मू कश्मीर में हो रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये प्रोटेस्ट हो रहा है और उसके बाद आपको तमाम सियासी बयान भी सुनवाएंगे। हम इस वक्त सेंट्रल कश्मीर के बडगाम ज़िले में मौजूद है, जहां पर हिजबुल्लाह सुप्रीमो हसन नसरुल्लाह के इजराइल एयर स्ट्राइक में मौत के बाद विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शिया कम्युनिटी के लोग जो है वो यहाँ पर आपको प्रदर्शन करते हुए नज़र आएंगे और जो हिजबुल्लाह के सुप्रीमो की मौत हुई है उसका विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है। बिल्कुल पुरअमन तरीके से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी तरह की कोई वायलेंस नहीं है। हाथों में जो है शिया कम्युनिटी के वो झंडे हैं, फ़लस्तीन का झंडा यहाँ पर जो है आपको लहराता हुआ नज़र आएगा। फ़लस्तीन के समर्थन में जो ये लोग जो है खड़े यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। और ये तस्वीर जो आप बडगाम ज़िले की देख रहे हैं, इसी तरह की तस्वीर कश्मीर के विभिन्न इलाकों में कल से देखी जा रही है। खासकर उन इलाकों में जहाँ पर शिया कम्युनिटी के ज़्यादा लोग रहते हैं, वो हिजबुल्लाह सुप्रीमो हसन नसरुल्लाह की मौत का यहाँ पर आपको विरोध करते नज़र आएंगे और फ़लस्तीन के समर्थन में, फ़लस्तीन के मुजाहिदीनों के समर्थन में जो है यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट करते हुए लोग जो है दिखाई देंगे। और ये मातम की एक सूरत में जो है यहाँ पर आपको मर्सी करते हुए दिखाई देंगे। उनकी मौत का जो दुख है उसका इजहार यहाँ पर कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि सेंट्रल कश्मीर का बडगाम इलाका जो है वो आगा सईद दुरुल्लाह महदी का इलाका है। और उन्होंने कल जैसे ही ये खबर सुनी तो उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर जो है ये ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी कि वो अपनी चुनाव प्रचार की जो कैंपेन है उसको रद्द कर रहे हैं। न सिर्फ आगा सईद दुरुल्लाह महदी ने बल्कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी आज अपनी चुनाव प्रचार की रैलियां जो है वो कैंसिल की है। तो आपने देखा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और इस प्रोटेस्ट के साथ ही राजनीतिक दलों के जो बयान हैं वो भी सामने आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कल ही ट्वीट करके अपनी लाइन को क्लियर कर दिया था। अपने चुनाव प्रचार को आज उन्होंने रद्द कर दिया है, अपनी रैली को उन्होंने रद्द कर दिया है। तो उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है ये आपको सुनवा देते हैं और बीजेपी कैसे पलटवार कर रही है इन तमाम नेताओं पर वो भी आपको सुनवा देते हैं। हम तो वैसे भी इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से
बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। हिजबुल्लाह के जो कमांडर है नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। इंसानियत के नाते जो बात करनी वही सही है। जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना ही ठीक है। तो आपने देखा, अब जम्मू कश्मीर में हसन नसरुल्लाह का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। कोई समर्थन कर रहा है, कोई इसका विरोध कर रहा है, आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती शहीद करार दे रही हैं, तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भारत जैसे देशों को इंटरवीन करके शांति को बहाल करना चाहिए। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान रोज की तरह स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, विजय जी हमारे साथ हैं, इसके साथ ही साथ अवधेश जी हमारे साथ हैं और समीर जी हमारे साथ हैं। विजय जी, आप ही समझाइए पहले, इस खबर का मतलब मैं क्या समझूं? इजराइल ने अपना बदला लिया, हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया, बम अटैक किए गए, लेकिन इसका असर हमें भारत और खासकर जम्मू कश्मीर में क्यों दिखाई पड़ रहा है? देखिए, घटना तो साफ दिख ही रही है। इजराइल तो लगातार इस पर हमला चल ही रहा था उनका, लेबनान को लेकर भी हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा इसको वाइडर करें तो ये लेबनान में नसरुल्लाह पर जो अटैक हुआ, मारा गया, उसका रिएक्शन पहले मिलता है आपको ईरान में। और इजराइल भी इस लड़ाई को लेबनान से ईरान तक ले जाना चाहता है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो एक तो ईरान के साथ खड़े होना दिखना चाहते हैं और दूसरा इजराइल के खिलाफ खड़े दिखना चाहते हैं। तो दो ऐसे पॉइंट्स हो गए जो जम्मू कश्मीर में, और खासतौर से जब आप चुनाव हो रहे हैं इस वक्त, अब तो 1 तारीख को आखिरी दौर का चुनाव भी है, तो उस वक्त तो उनको ये एक और मौका मिला है कि आप इजराइल के खिलाफ खड़े हो। वो नसरुल्लाह के साथ होने से ज़्यादा उनको इजराइल के खिलाफ खड़ा होना है और ईरान के साथ दिखना है। ये तो 2 बड़े कारण है। बाकी उनका नसरुल्लाह से कितना लेना देना है मुझे नहीं जानकारी कि कितना वो उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं, कितना नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन ये हैरानी वाली बात है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह से दिखाई दे। लेकिन सबके अपने अपने पॉलिटिकल मकसद है कि किस तरह से खड़ा रहना है, किस तरह से नहीं करना। भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ी रही है हमेशा से ही और इजराइल का साथ दिया, लेकिन वो कभी युद्ध के साथ नहीं रही है। तो युद्ध के खिलाफ कोई बात करे तो समझ में आती है बात, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह का ये जो चिंता है ना, हमारी हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ चिंता रहे तो समझ में आती है बात। हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ कोई बात हो रही है, परेशानी हो रही है, आबादी, इतना प्रदर्शन तो मैंने कभी हिंदुस्तान के मुसलमानों पर यदि कोई सो कॉल्ड जो भी अत्याचार हो रहे हों उसके खिलाफ कभी आपने ऐसा प्रदर्शन देखा है? तो इसका सिर्फ एक पॉलिटिकल मायने है कि आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, और वो भी पॉलिटिकल माइलेज कितना मिलेगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के जो 3rd फेज का चुनाव है उसमें उनके लिए कोई बहुत जगह बची नहीं है। और इतना बड़ा कारण तो मुझे नहीं लगा कि मैं उनका एक्स पर पोस्ट देख रहा था महबूबा का, तो उन्होंने जिस तरह से सॉलिडेरिटी की बात कही है कि हम उनके लिए खड़े हैं और अपना चुनाव प्रचार भी एक दिन के लिए वो रोक रहे हैं, तो उनको समझ में आता होगा कि इसके कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिल सकते हैं। देखना पड़ेगा। हर्षवर्धन जी, क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलेंगे? मारा गया, इजराइल का दुश्मन है, हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया, इजराइल ने अपना बदला लिया, लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि भाई वो शहीद हुए हैं, हम साथ में खड़े हुए हैं, तो क्या पॉलिटिकल माइलेज उनको मिलेगा इससे? देखिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई अगर मरे तो ये अच्छी बात नहीं है मानवता के लिहाज से। लेकिन अगर कोई आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी हरकतें कर रहा है, किसी देश की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है,
या दो देशों के बीच का सीमा विवाद है उसमें वो जा रहा है, किसी एक जमीन को लेकर लड़ रहे हैं, तो ये उनकी समस्या हो सकती है। भारत की भूमिका क्या होगी कि जल्दी से जल्दी उसको शांत करा दें, झगड़ा नहीं। तो भारत की भूमिका मतलब क्या, हर भारतीय की भूमिका। जब ये जो बडगाम, श्रीनगर, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इनके जैसे लोग जब एक आतंकवादी या किसी विवाद या जो भी कह ले, कोई अच्छा माने कोई बुरा माने, उसके समर्थन में इस तरह से नारे लगाते हैं, इस तरह के वीडियो आते हैं, तो ये लंबे समय तक भारत के समाज में एक विभाजन की बुनियाद तैयार करते हैं। असली मुश्किल यहां खड़ी होती है। आपको जो राजनीति करनी है आप करिए, आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। आप उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती खुद ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपका संकट यह है कि इस विधानसभा चुनाव में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रासंगिकता बचेगी या नहीं बचेगी। जो श्रीनगर का जो भगवानपुरा वाला इलाका है, जिसको हम कहें जो शिया जहां ज्यादा है, वहां तो वैसे भी आपको ईरान के जो सुप्रीम लीडर रहे पहले, आयतुल्ला खुमैनी और अभी खामेनेई, दोनों का आपको बड़ा बड़ा पोस्टर मिल जाएगा। आप उन गलियों में जाएंगे तो एक ही गाड़ी निकल पाती है, दूसरी आती है तो थोड़ा कॉर्नी लगाना पड़ता है, तो वहां मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई लगता है, लेकिन कोई एक आतंकवादी है, कोई एक आतंकवादी संगठन है, घोषित है, अभी जो इसकी जगह लेने जा रहा है वो भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। अभी हम कल यूएनजीए में अपने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को सुन चुके हैं। अभी दुनिया आतंकवाद से जिस तरह से ग्रसित है, और उसमें जब भारत के मुसलमान ऐसे नारा लगाते हुए दिखते हैं, हम भूलेंगे नहीं, ऐसे झंडा लहराते हुए दिखते हैं, तो वो पूरे देश के सामाजिक सौहार्द पर कितना असर डालता है, इसको ध्यान देना चाहिए। और ये जो विशेष करके जो लीडर हैं, जिनको हम कहते हैं ना कि ये मुस्लिम कौम के नुमाइंदे हैं, उनके लीडरान हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। ये दुखद है, कोई भी इस तरह की घटना हो रही दुनिया किसी हिस्से में, न यूक्रेन रशिया की युद्ध होनी चाहिए, न इजराइल फिलिस्तीन की होनी चाहिए, लेकिन कोई आतंकवादी अगर बम बरसाएगा तो उसका हश्र तो वही होने वाला है। हमारे यहां भी कोई अगर गोली चलाएगा तो वो तो गोली खाएगा, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के साथ कोई सहानुभूति भारतीय के तौर पर तो मुझे कतई नहीं। देखिए, सहानुभूति भी दिखाई जा रही है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है और राजनेता भी इसमें खुलकर टिप्पणी कर रहे हैं समीर जी। और जब ऐसी टिप्पणी राजनेताओं की तरफ से की जाती है, जब आप किसी आतंकी के मारे जाने पर उसे शहीद का दर्जा दे देते हैं, क्या इससे आप जो हित साधने की कोशिश कर रहे हैं वो वाकई में हित साधे जाते हैं? आपको कोई फायदा होता है? वोटर्स के बीच में आपकी कोई चर्चा होती है या वो वोटों में तब्दील हो भी पाता है? देखिए, पहली बार नहीं कि जब महबूबा ने किसी आतंकवादी को मारे जाने पर अपना दुख बताया और कहा है कि मैं चुनाव प्रचार अभियान नहीं करूँ, इस दिन का प्रचार नहीं करूँगी। इसके पहले भी आप देखेंगे जब बुरहान वानी मारा गया था आतंकवादी, तब महबूबा तो उस समय सरकार में थी, तब भी महबूबा का जो बयान आया था कि बुरहान वानी शहीद है, उसका जिक्र किया था। तो जब भी कोई आतंकवादी मारा गया, महबूबा ने तो खुलकर उसका पक्ष लिया है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने उतना खुलकर नहीं लिया, लेकिन वो भी बंद दरवाजे में उसका समर्थन करते हैं और जरूरत पड़ने पर वो भी खुलकर साथ हैं। देखिए, इनकी राजनीति उसी के साथ चलती है, चाहे महबूबा हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे ओवैसी हो, इनकी राजनीति इसी के ऊपर टिकी है। 11 महीने हो गए, इसकी शुरुआत तो हमास ने की थी ना। हमास ने किस तरीके से इजराइल में घुस के मार के निहत्थे लोगों को मारा था, बच्चों को किडनैप किया था, महिलाओं की हत्या की थी। जब हमास ने इतना निर्दयी तरीके से हमारे इजराइल के लोगों को मारा, तो इजराइल क्या करेगा? इजराइल ने हमास को पहले ठिकाने लगाया, उसने तो हिजबुल्लाह को हाथ नहीं लगाया कि मैं दोनों फ्रंट पर लड़ना नहीं चाहता। पहले उसने हमास को पूरी तरह से साफ किया, और उसके बाद जब उसे लगा कि हिजबुल्लाह अब ज़्यादा ताकतवर बनकर हमला करने की स्थिति में आएगा, तो उसने हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाने के लिए 23 सितंबर को ऑपरेशन शुरू किया। और आप देखिए, 28 सितंबर को नजरुल्लाह मारा गया 5 दिन के अंदर। और जिस दिन नजरुल्लाह को मारा, उस दिन कुछ मिनट पहले अमेरिका को बता भी दिया कि हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, नजरुल्लाह मारा जाने वाला है। तो इजराइल से तो दुनिया को सीखना चाहिए कि कोई अगर हमारे देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करेगा, कोई हमारे इसमें हमला करेगा, हमारे क्षेत्र के अंदर आकर बच्चों के ऊपर आतंकवादी हमला करेगा, तो घर में घुस के मारेंगे और इसी तरह से मारेंगे कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां इसके बारे में सोच भी नहीं सके। मुझे लग रहा है इजराइल ने पूरी दुनिया को बताया। जिस तरीके से अभी नेतन्याहू ने भी अमेरिका के अंदर जब जो भाषण दिया, उनका भाषण बहुत स्पष्ट बताता है कि कितने आक्रामकता से उन्होंने भाषण में बताया। 2 नक्शे बताए उन्होंने कि किस तरीके से ईरान, इराक, सीरिया और लीबिया दुनिया के लिए एक आतंकवाद का अड्डा बन गए, और इनका पृथ्वी से मिटना कितना जरूरी है, और इनके शहर से जो आतंकवादी संगठन उनका मिटना कितना जरूरी है। हालांकि कई राजनयिक वहां से उस समय वॉकआउट कर गए थे, लेकिन इजराइल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि जिन्होंने हमारे ऊपर नजरें डाली है, जिन्होंने हम पे हमला किया है, जब तक उनको हम खत्म नहीं कर देंगे, हम चैन से नहीं बैठने वाले। और आप उसका डर देखिए, जो ईरान कह रहा था कि इजराइल पे हमला करेंगे, आज इजराइल के सर्वोच्च नेता डर के मारे गायब हो चुके हैं।
उनको ऐसी जगह लेके गए कि जहां वहां पहुंचने के। और नेतन्याहू ने तो बहुत स्पष्ट बोल दिया है कि ईरान का एक एक हिस्सा हमारी पकड़ के अंदर है, हम ईरान के किसी भी क्षेत्र में जाके हमला कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ईरान को भी अब समझ में आ गया होगा कि इजराइल से पंगा लेना कितना मुश्किल रहा, और आतंकवादी संगठनों को आप सपोर्ट दोगे तो यही यश होने वाला है। मुझे लग रहा है भारत ने भी जिस तरीके से पाकिस्तान ने जब आतंकवाद को सपोर्ट किया, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, यह बता दिया था कि आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब चूंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, हालांकि 2 फेज के चुनाव हो गए, और जहां तीसरे फेज का चुनाव 1 तारीख को होना है, वहां ज्यादातर जम्मू की सीटें, कश्मीर की कम सीटें, तो महबूबा को कोई बहुत फायदा होना नहीं है। और महबूबा को तो वैसे भी इस चुनाव के अंदर कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक लाभ होना नहीं है। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर को जो राजनीति करते हैं, जिस तरह का उनका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, जो उनकी विचारधारा रही है, उस विचारधारा में जरूरी था कि महबूबा एक दिन का अपना खुद का निजी शोक मनाए, अपनी पार्टी का शोक मनाए। और शायद खबर तो ये भी आ रही कि उन्होंने अपना जो कार्यालय वहां पे पार्टी का झंडा भी झुका दिया है और सबको शोक संवेदनाएं करने की बोली है। खबर ये भी आ रही कि ओवैसी भी शाम को इस मामले में अपना बयान जारी करने वाले हैं। तो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, वह सब नजरुल्लाह के साथ समर्थन में खड़े दिखेंगे। हो सकता है शाम को ओवैसी का भी इस समर्थन में कोई बयान आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल ने जो किया ठीक किया, और हिंदुस्तान भी इसी तरह से आतंकवादियों को साफ कर रहा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से भारत सरकार की कार्रवाई रही है कि आज वहां आतंकवाद लगभग खत्म हो गया है, हालांकि छिटपुट घटनाएं आतंकवाद की हो रही है, लेकिन बड़े आतंकवादी जो विदेशों से पैसा लेके, पाकिस्तान से पैसा लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं, वो लगभग साफ हो गया है। और आज इसी कारण इतने शांति के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आतंकवाद को लेकर जो नीति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से भारत अपनी बात को रख रहा है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। हाँ, ये बात अलग है कि अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए कुछ लोग हैं जो इस बात का समर्थन भी करते हैं। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बार फिर से खरी खरी सुना दी है। पीओके को लेकर जो दावा लगातार भारत सरकार की तरफ से किया जाता है, वो दावा भी दोहराया, और पाकिस्तान की स्थिति अभी क्यों खाने खराब हो गई है और पाकिस्तान किन हालातों में पहुंच गया है, इस पर भी एक सख्त टिप्पणी एस जयशंकर की तरफ से की गई है। आपको सुनवाते हैं। Many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. अब देखिए अवधेश जी, एक तरफ ये है भारत का स्टैंड, हम आतंकवाद पर पूरी तरीके से सशक्त तौर पर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करना हो, पाकिस्तान को एक्सपोज करना हो, इन सब पर भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है और बड़ा कड़ा भी है। दूसरी तरफ अपने देश में आपने देखा कि सहानुभूति किससे जताई जा रही है। नहीं, केवल पाकिस्तान के आतंकवाद के विरुद्ध अगर भारत का स्टैंड करा है तो फिर सीमाएं हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान हमारे यहाँ ही आतंकवाद को प्रायोजित करता है, वहाँ से निर्यात करता है, उसको पल्लवित पुष्पित करता है और जम्मू कश्मीर में भी कराता है। आतंकवाद के वैश्विक स्वरूप पर भारत का चरित्र है, उसमें एक मुख्य केंद्र वो पाकिस्तान है। भारत ने तो बहुत पहले से 1996 से संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा घोषित हो। लगातार यहाँ की सरकारें दबाव डालती रही है, लेकिन दुनिया ने उसको स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि दुनिया का आतंकवाद के मामले पर दो मत रहा है। और उसी की परिणति होती है कि जब दुनिया में एक घोषित आतंकवादी, हिजबुल्लाह एक घोषित आतंकवादी संगठन है, और कश्मीर के लोगों को, भारत के लोगों को अगर इसकी सूचना नहीं है तो वो जान लें कि केवल पश्चिमी देशों ने ही नहीं, अरब लीग ने और खारी सहयोग परिषद ने भी हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। ये कोई समझता है कि अरब लीग में और खारी में सारे देश उसके साथ है, ये सच नहीं है।
लेकिन हम लोग सुनते थे कि शिया और सुन्नी में बड़ा भेद है और शिया लोग तो आतंकवाद का समर्थन करते ही नहीं है। इस समय जो कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तो वो भेद मिट गया है। वो काला कपड़ा पहने हुए शिया लोग हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो बयान आ रहे हैं वो तो दूसरे सेक्ट से आते हैं। लेकिन मुझे इसमें कोई हैरत नहीं है। भारत के अंदर जो भाव का पैदा किया गया है, मैंने 1992 में, इसके पहले जो हिजबुल्लाह के चीफ था अब्बास अल मुसाबी, जब उसको इजराइल ने मौत के घाट उतारा था, तब जो जम्मू कश्मीर में हुआ था वो आज से ज्यादा खतरनाक था। उस समय मंदिरों पर हमले हुए थे, हालांकि उस समय तक वहां के कश्मीरी घाटी से हिंदू छोड़ चुके थे। गुरुद्वारे पर हमले हुए, क्या नहीं हुआ था वहां। और जम्मू कश्मीर में तो साफ दिखाई देता है कि वही आतंकवादी जब किसी कश्मीरी मुसलमान को मारता है तो इतना मातम नहीं मनाया जाता, लेकिन जब आतंकवादी मरता है तो उसके जनाजे में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग लेकर के निकलते हैं। तो ये एक वहां का वातावरण है। अब समस्या यह है कि जो लोग मान के चलते हैं कि इस्लाम के लिए कोई देश की सीमा नहीं है, कोई नेशन स्टेट नहीं है, उनके लिए तो संपूर्ण धरती ही इस्लाम की है, उसमें शिया की मान्यता कुछ ज्यादा ही है। और लेबनान जो है, लेबनान अभी आपको 1960 के दशक तक वो एक ईसाई देश था। वहां 10% भी मुसलमान नहीं थे और आज मुश्किल से 5% ईसाई बचा हुआ है। तो उस समय जो कत्लेआम होकर परिवर्तित हुआ, उसके विरुद्ध भारत में कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ है। और हिजबुल्लाह के विरुद्ध अगर आप खड़े होते हैं, इसका मतलब यह है कि अभी तक आप दुनिया में जितने भी गैर राज्यीय शक्तियां, मैंने एक तो स्टेट पावर है, एक स्टेट से परे अगर कोई शक्ति खड़ी होती है कि हम इस्लाम के नाम पर हमले करेंगे, युद्ध करेंगे, इस्लाम विरोधी शक्तियों को मिटाएंगे, तो इसका मतलब है कि अभी भी जम्मू कश्मीर और हमारे भारत में वैसे लोग हैं और उन लोगों के विरुद्ध देश को क्या करना चाहिए समझने की जरूरत है। लेकिन यह युद्ध जो है, यह युद्ध जैसा कि घोषित किया है इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रधान ने भी घोषित किया है, वहां के चीफ ऑफ स्टाफ ने किया है कि यह युद्ध तभी रुकेगा जब इजराइल समझ जाएगा कि हमको नष्ट करने वाले आक्रमणकारी अब खत्म हो चुके हैं, यह रुकना नहीं है। और इसका मतलब यह हुआ कि जैसे वो नक्शे की बात कर रहे थे, जब यूनाइटेड नेशन में नेतान्याहू जो प्रधानमंत्री नक्शे दिखा रहे थे, तो उसमें केवल भारत का नक्शा नहीं था, एक और भारत के साथ उन्हें सऊदी अरब को भी रखा था, उसमें सूडान भी था, उसमें मिस्र भी था। उसको ने कहा कि ये दुनिया के लिए सब देश वरदान है। और ये दूसरी ओर जो बाकी ये है, ये इराक है, ईरान है, सीरिया है, ये बाकी सब कर्ज है। इस कर्ज को खत्म करना पड़ेगा और इन वरदान को ताकत देनी पड़ेगी। और सऊदी अरब के साथ जो हमारे रिश्ते बढ़ रहे हैं, जो मिस्र के साथ हमारे रिश्ते हैं, उसको हम गहरा करेंगे। तो इसीलिए ये जो हमारे यहां का विरोध है, ये जम्मू कश्मीर में, इसके दो बहुत मायने हैं। एक नए सिरे से भारत में एक इस्लामी, एक नए सिरे से एक इस्लामी आक्रामकता को, या जिसको पहले कहा जाता था कि ये मतलब ऑल इस्लामवाद जिसको कहा जाता, अखिल इस्लामवाद जिसको कहा जाता, वो एक पैदा करने की कोशिश है। कश्मीर के अंदर जो भाव खत्म हो गया था उसको फिर से पैदा करने का, कि भले ही इस चुनाव में परिणाम नहीं आए, लेकिन यह भाव अगर ठीक से खड़ा होगा तो कश्मीर को हम फिर से इस्लाम के रूप में खड़ा करके, इसको एक इस्लामिक स्टेट के रूप में दुनिया में दिखा करके, फिर से ब्लैकमेल करके, और उस रूप में हमारी यहां की पॉलिटिक्स हो सकती है। तो ये एक खतरनाक मंसूबा है जिसके विरुद्ध में, और मुझे हैरत है कि इतनी बड़ी घटना के बाद वहां कम से कम इतनी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी कि इस प्रकार के प्रदर्शन के होने के पहले एक व्यवस्था होती कि हमारे यहां इससे अशांति, अस्थिरता पैदा करने वाले तत्व सड़कों पर उतर सकते हैं, उनको रोकने के पहले पूर्वोपाय किया जाना चाहिए था। और आगे भी इसके खतरे विद्यमान हैं। इन खतरों को देखते हुए पिछले कुछ समय से जो हम लोग देख रहे हैं, वो चाहे हैदराबाद में हो, औरंगाबाद में हो, औरंगाबाद से मुंबई हो, जगह जगह